हम लोग बात करने वाले हैं आपका सेक्शन 22 यानी धारा 84 आईपीसी और 22 बीएनएस कहता है विकृत चित्त वाले व्यक्ति का काम, यानी जिस व्यक्ति का चित्त विकृत है उसके काम के संबंध में आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने वाली विधि, इसकी व्यवस्था क्या है, इस पर बात होनी है। तो पहली बात तो यही आ जाती कि चित्त विकृति है। ये कहा किसको जाए, कौन व्यक्ति विकृत चित्त? तो कल हमने चर्चा की थी कि विकृत चित्त व्यक्तियों की 4 श्रेणियां हैं। उन्हें मूलतः 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे लोग जो प्राकृतिक तौर पर विकृत चित्त है, और जो प्राकृतिक तौर पर विकृत चित्त है उनकी विकृत चित्तता कैसी होती? अस्थायी, उनकी विकृत चित्तता स्थायी प्रकृति की है, उसमें कोई सुधार कभी भी संभव ही नहीं है। और ऐसे लोगों को अंग्रेजी में इडियट और हिंदी में जड़ इस शब्द से पुकारा जाता है। इन व्यक्तियों की जो विशेषता होती है वो विशेषता यह कि इनकी मस्तिष्क की जो संज्ञान लेने की क्षमता है स्थिति और परिस्थिति का, वो इतनी कमजोर होती है कि ये दिनों के नाम ये तो याद नहीं ही कर सकते, इवन इन्हें अपने मां बाप को भी पहचानने में समस्या रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि बीएनएस या भारतीय दंड संहिता अपराधों को करने के लिए जिस स्पेसिफिक टाइप के इंटेंशन या जिस स्पेसिफिक टाइप के नॉलेज की बात करती है, ये जिस विनिर्दिष्ट प्रकार के दुराशय की बात करती है, वो चाहे कपट के रूप में हो, चाहे जानबूझकर कृत्य किए जाने के रूप में हो, चाहे बेईमानी पूर्वक काम किए जाने के रूप में हो, ठीक है, किसी रूप में हो, वो मेंसरिया इनके भीतर हो सकता है, ये माना ही नहीं जा सकता। और मेंसरिया ये सामान्यतः आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए जो पूर्ववर्ती शर्त है उस रूप में बीएनएस में शामिल है। तो जब इनके मस्तिष्क में इस प्रकार की क्षमता का अभाव है कि ये वो स्पेसिफिक इंटेंशन या वो स्पेसिफिक नॉलेज या वो स्पेसिफिक मेंसरिया धारित कर सके जो अपराध के गठन की पूर्ववर्ती शर्त है, तो फिर इनको किसी भी आपराधिक दायित्व के अंतर्गत रखा ही नहीं जा सकता। तो एक प्रकार के विकृत चित्त लोग जिन्हें जड़ कहकर पुकारा गया है, कई बार इनको मूर्ख इस शब्द से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इनमें सोचने की क्षमता का अभाव यह विद्यमान होता है। पागल में सोचने की क्षमता का अभाव यह नहीं होता। पागल सोच सकता है, लेकिन पागल स्वस्थ चित्त व्यक्तियों के समान अपनी सोचने की जो क्षमता है उस पर नियंत्रण यह स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन वो सोचने की क्षमता से ही नो, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो जड़ है, ये जो इडियट है, ये जो मूर्ख है, इनसे पागलों का भेद किया जाता है। और जड़ इसे आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त ये रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता ही नहीं हो सकती कि आपराधिक दायित्व को उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक दुराशय उसको धारित कर सके।
जबकि पागल के साथ देखना पड़ेगा। जिस समय वो काम कर रहा है उस समय उसके मस्तिष्क की दशा ऐसी हो सकती है कि वो अपराध को करने के लिए आवश्यक दुराशय धारित कर सके, क्योंकि पागलपन अस्थायी है। ठीक है, ये हो सकता है, यद्यपि पागलपन स्थायी ये भी हो सकता है, लेकिन पागलपन और जड़ता है, इसके बीच मूलभूत अंतर इसी बात से आ जाता है कि जड़ता हमेशा स्थायी है, जबकि पागलपन हमेशा स्थायी हो ये जरूरी नहीं। यानी विकृत चित्त व्यक्तियों के मोटे तौर पर दो कैटेगराइजेशन किए जा सकते। एक वे पागल हैं, ये वे विकृत चित्त हैं, पागल तो नहीं कहना चाहिए। विकृत चित्त व्यक्तियों की एक श्रेणी वो है जिनमें स्थायी तौर पर विकृत चित्तता मौजूद है, और वो स्थायी तौर पर जो विकृत चित्तता है वो प्राकृतिक तौर पर है, वो पैदा ही वैसे हुए, और चूंकि पैदा ही वैसे हुए वो नेचुरली अंडर डेवलप्ड, वो प्राकृतिक तौर पर पूर्णतः विकसित पैदा नहीं हुए, इसलिए उनकी विकृत चित्तता जो है ये इस नेचर की है कि इसमें कोई सुधार संभव है ही नहीं। इसलिए इस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। वो कृत्य किसी के प्रति हानिकर हो या किसी के प्रति लाभदायक, ये सिर्फ संयोग की बात है। ये व्यक्ति जानबूझकर न तो किसी को लाभ दे सकता है और न किसी को हानि दे सकता, क्योंकि इसके मन में परिस्थितियों का संज्ञान लेने की क्षमता ये है ही नहीं, ये हानि लाभ से परे है। ये न हानि को जानता है और न लाभ को जानता है। इसके मन में इस प्रकार की कोई प्रेरणा काम को करने के समय हो ही नहीं सकती। इसलिए इस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध किया जाना संभव ही नहीं। ठीक है, ये अगर कुछ कर रहा है और उसका फायदा किसी को हो रहा है, ये किसी को नुकसान हो रहा, तो ये संबंधित व्यक्तियों के सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य का विषय है। ये इस व्यक्ति के कृत्य का परिणाम है, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी परिणाम को उत्पन्न करने के लिए कृत्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि परिणाम को उत्पन्न करने के लिए कृत्य करने की दशा में, ठीक है, विचार इसमें कृत्य के उद्देश्य को धारित करना होगा, और ये किसी प्रकार के विचार को ही धारित करने में असमर्थ है। इसलिए जड़ता ये प्राकृतिक तौर की चित्त विकृति है, और ये आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्ति देती है। चित्त विकृति की दूसरी श्रेणी हो सकती है जिसे पागलपन कहा जाता है, और इस पागलपन को स्थायित्व अथवा अस्थायित्व इसके आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है। चित्त विकृति की ये जो श्रेणी है जो प्राकृतिक तौर पर व्यक्तियों में नहीं होती है, लेकिन उनके जीवन में कोई घटना घटित होने के कारण वो घटना बीमारी हो सकती है, वो घटना कोई इमोशनल सेटबैक ये भी हो सकता है, वो घटना कुछ भी हो सकती है, लेकिन सकारण उनमें चित्त विकृति आती है, और इस चित्त विकृति का जो असर है वो संबंधित व्यक्ति पर
स्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार का दिखाई दे सकता है। जब इस प्रकार की चित्त विकृति का अस्थायी प्रभाव दिखाई देता है तब ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उन्मत्त। ठीक है, उस व्यक्ति के संबंध में सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या? दीवाना। ये व्यक्ति उन्मत्त है, इसको जुनूनी ये भी कहते हैं। और ये अपनी उन्मत्तता की दशा में सदा और सर्वदा हो ऐसा भी नहीं होता। ये कभी कभी ठीक ये भी हो सकता है, और ये जिस समय कोई कृत्य कर रहा है उस समय उन्मत्तता की दशा में हो, ये भी हो सकता है। और एक तीसरी कोटि है, एक और श्रेणी है, वो क्या है कि कोई कारण पैदा हुआ, वो बीमारी है या कोई इमोशनल सेटबैक है या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति में स्थायी तौर की उन्मत्तता आ गई है। और ये जो स्थायी तौर की उन्मत्तता है इसी को बोलचाल की भाषा में आप पागलपन कहते हैं। यानी आप बोलचाल की भाषा में जिसे पागलपन कहते हैं वह कानून की भाषा में स्थायी तौर की उन्मत्तता यह कहलाती है। और जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में जुनून, दीवानापन, उन्मत्तता इन नामों से पुकारते हैं। चित्त विकृति की उस दशा को कानून की भाषा में भी उन्मत्तता कहा जाता है और वो अस्थायी प्रकार की है। अस्थायी प्रकार की उन्मत्तता हो या स्थायी प्रकार की उन्मत्तता हो, यह हमेशा सकारण होती है। और वो कारण बीमारी से लेकर किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कहता होगा सकारण। और एक नेचुरल प्राकृतिक तौर की चित्त विकृति है, और वो जिस व्यक्ति में होती है वो हमेशा स्थायी है और अकारण है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का कोई कारण नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा अकारण है और वो सदा और सर्वदा ऐसी श्रेणी की होती है कि उसके बारे में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि ऐसी चित्त विकृति से ग्रसित व्यक्ति, इस पर किसी प्रकार का आपराधिक दायित्व तो नहीं होता, क्योंकि दुनिया का कोई देश अपराधों को करने के लिए एक विशेष प्रकार की मन स्थिति, जिसे कानून की दुनिया में मेंसरिया कहा जाता है, उसका व्यक्ति में होना जरूरी है। और ये जो प्राकृतिक तौर पर विकृत चित्त व्यक्ति है, इसके अंदर वो मेंसरिया होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि ये संत है इसलिए इसके अंदर नहीं होता। एक मामले में देखेंगे तो संत और पागल एक जैसे लोग हैं, ठीक है, दोनों में किसी के प्रति अच्छा और किसी के प्रति बुरा, इस भाव को धारित करने की क्षमता इसका अभाव होता है। दोनों किसी के प्रति अच्छा और किसी के प्रति बुरा, दोनों भाव धारित ही नहीं करते, लेकिन अंतर दोनों के बीच जहां पर होता है वो अंतर यहां पर होता है कि संत ने अपनी तपश्चर्या से अपने अंदर के इस भाव को समाप्त कर दिया होता है, और इसके अंदर इस भाव को धारित करने की योग्यता और क्षमता ये ईश्वर द्वारा दी ही नहीं जाती। लेकिन अगर स्थिति का विश्लेषण करें
तो दोनों लगभग एक ही दशा में होते हैं। इसलिए जिन्हें साधुओं में परमहंस कहा जाता है, ठीक है, उनको अगर आप देखेंगे तो वे पागलों के समान या विकृत चित्त व्यक्तियों के समान ही आपको हरकतें करते दिखाई देंगे। आपकी नजर में वो हरकत होगी, लेकिन उनकी नजर में अपनी मौज है और वो उसमें जीते। तो प्राकृतिक तौर पर जो विकृत चित्त है उसके अंदर क्षमता का अभाव है, और वो क्षमता का अभाव स्थायी है। लेकिन जो दूसरी श्रेणी के व्यक्ति जिनमें उन्मत्तता ये दिखाई देती है, अब क्योंकि उन्मत्तता दो श्रेणियों की हो सकती है, एक स्थायी प्रकार की और दूसरी अस्थायी प्रकार की। स्थायी प्रकार की तो हम उसे पागलपन कहेंगे, और अस्थायी प्रकार के तो हम उसे उन्मत्तता इसी नाम से जानेंगे। अब अस्थायी प्रकार की तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस समय इस व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है उस समय इसके मन की दशा या इसकी जो मस्तिष्क की दशा है वो किस श्रेणी की है। काम के किए जाने के समय यदि यह उन्मत्त नहीं था, अर्थात अपने कार्य के परिणामों को जान सकता था, तब डेफिनेटली इस व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व तो होना चाहिए। यदि इसने उस कृत्य को जिसे अपराध के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है जानते बूझते और अपने मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में किया है, तब इसके साथ किसी रियायत का बर्ताव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये उस समय जिस समय ये काम कर रहा था अपनी चित्त विकृति के कारण परिवादित काम यानी एक्ट कंप्लेंट उसके संबंध में उस तरह की जानकारी नहीं रखता था जिस तरह की जानकारी न रखना सेक्शन 84 या धारा 22 बीएनएस द्वारा वर्णित किया गया है, तो डेफिनेटली इसका कृत्य भी आपराधिक दायित्व से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि जिस समय इसने काम किया उस समय इसके चित्त की दशा धारा 22 में वर्णित दशा के समान होने के कारण यह अपराध करने के लिए आवश्यक जो मनोस्थिति है उसे धारित नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसकी उन्मत्तता स्थायी है, ठीक है, तो भी यही देखना होगा कि इसकी उन्मत्तता क्या इसे कार्य के किए जाने के समय उस प्रकार की मानसिक दशा में रखते हैं जिस प्रकार की मानसिक दशा धारा 22 बीएनएस या धारा 84 आईपीसी में वर्णित की गई। यदि तो यह व्यक्ति भी आपराधिक दायित्व से मुक्त किए जाने योग्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उन्मत्तता थी? पहला सवाल, क्योंकि यदि थी तभी आप आपराधिक दायित्व से मुक्त होंगे, यदि नहीं थी तो आप आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था कम से कम दंड संहिता या बीएनएस न्याय संहिता यहां नहीं की गई है। तो पहला सवाल यही है कि क्या ऐसी दशा थी, और दूसरा सवाल यह है कि यदि थी तो क्या मन और मस्तिष्क की यह दशा कार्य के किए जाने के समय थी? दूसरा जो सवाल है वो ये है। और तीसरा सवाल जो है
किया जाएगा। वो तीसरा सवाल यह है कि क्या मस्तिष्क की यह दशा वाकई उस दशा को पहुंच गई थी कि यह व्यक्ति जिसके ऊपर परिवादित कृत्य को करने का आरोप है, यह व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति, ठीक है, उसे जानने में असमर्थ हुआ था, या ये जानने में असमर्थ हो गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। ठीक है, दोनों बातें। भले ही ये व्यक्ति ये नहीं जानता था अपनी चित्त विकृति के कारण कि मेरे द्वारा किया जा रहा कृत्य विधि के प्रतिकूल है, ये तो बहुत लोग नहीं जानते। ठीक है, अगर ये नहीं जानता था कि मेरे द्वारा किया जा रहा कृत्य विधि के प्रतिकूल है, लेकिन ये जानता था कि मेरे द्वारा किया जा रहा कृत्य दोषपूर्ण है। ठीक है, आप बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, आप सिगरेट पी रहे हैं तो विधि के प्रतिकूल तो नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना विधि के प्रतिकूल है, लेकिन सिगरेट पीना विधि के प्रतिकूल नहीं है। शराब पीना, ठीक है, यह विधि के प्रतिकूल नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना यह विधि के प्रतिकूल है। लेकिन हम सब, ठीक है, अगर शराब पीते होंगे, ठीक है, तो कुछ लोगों के आने पर हम उसे छुपाते जरूर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने मनों में उसको दोषपूर्ण मानते हैं। हम अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जाने किन किन चीजों को दोषपूर्ण नहीं मानते, उनकी बात नहीं कर रहे। हम केवल आपको यह समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप केवल विधि के प्रतिकूल कामों से ही अपने को बचाए रखते हैं। आप अपने को हर उस काम से बचाते हैं जिसे आप दोषपूर्ण मानते हैं, और हर दोषपूर्ण काम विधि के प्रतिकूल हो जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दोषपूर्ण हैं किंतु विधि के प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने कृत्य के बारे में ये जानते हैं कि वो दोषपूर्ण है, तो वो विधि के प्रतिकूल है या नहीं है, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस कृत्य को करने के समय, ठीक है, एक गलत काम जानबूझकर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप जानते हैं। इस तथ्य पर इस बात का कोई फर्क नहीं है। आप भले ही ये न जानते हो कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो विधि के प्रतिकूल है, या न जानते हो आप, लेकिन आप अगर ये जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये दोषपूर्ण है, तो फिर आपसे अपेक्षित यही है कि आपको उस काम को करने से बचना चाहिए। और ये तो आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते थे कि किया जा रहा काम विधि के प्रतिकूल है। अगर आप ये जानते थे कि किया जा रहा काम दोषपूर्ण है, तो डेफिनेटली आप ये जानते रहे होंगे कि ये विधि के प्रतिकूल भी हो सकता है। ठीक है, आपके मस्तिष्क की दशा इतनी विकृत नहीं थी कि आप ये जानने में असमर्थ हो जाते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है। ऐसी मस्तिष्क की दशा आपकी नहीं थी। आप ये जान सकते थे कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है।
तो अगर आप ये जान सकते थे तो डेफिनेटली आप ये जान सकते थे कि दोषपूर्ण काम अक्सर विधि के प्रतिकूल होते हैं, तो आपसे अपेक्षित ये था कि आप वो काम न करते। और अगर आपने किया तो फिर ये आपका भाग्य है कि वो अगर विधि के प्रतिकूल निकला तो फिर आप विधिक दायित्व के अधीन होंगे। ये बात आपको समझ ही लेनी चाहिए थी, और दुर्भाग्य आपका ये कि वो काम विधि के प्रतिकूल निकल आया। तब आप आपराधिक दायित्व से बच नहीं सकेंगे, और आपको बचना चाहिए भी नहीं। चलिए, आप ये नहीं जानते थे कि किया जा रहा काम विधिक दोषपूर्ण है, ये नहीं जानते थे आप, लेकिन विधि के प्रतिकूल है ये जानते थे। ठीक है, जैसे दूसरी शादी करना हो सकता है कतिपय परिस्थितियों में दोषपूर्ण न भी हो। ठीक है, पहली पत्नी भी राजी है, उसी का आग्रह है। ठीक है, हो सकता दोषपूर्ण न भी हो, लेकिन पहली पत्नी का जीवित रहते हैं, दूसरी शादी करना यह विधि के प्रतिकूल है, ये तो जानते हैं आप, और आपने कर ली, और कालांतर में पहली पत्नी मुकदमा ले आई, तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कि हम इस कार्य का दोषपूर्ण होना नहीं जानते थे, विधि के प्रतिकूल होना ये तो जानते थे। अगर आपके मस्तिष्क की दशा ये थी कि आप संबंधित कृत्य का विधि के प्रतिकूल होना जान सकते थे, तो फिर आपका कृत्य अपने से संलग्न आपराधिक दायित्व से आपको मुक्त नहीं कर सकता। या फिर आप कार्य के स्वरूप को जानते थे, कार्य के नेचर को जानते थे कि यह हानिकर काम है, यह हानिकर काम है, भले ही आप उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना नहीं जानते थे। ठीक है, और आपका दुर्भाग्य निकला कि वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल निकला, तो आपके मस्तिष्क की ये तो दशा थी कि आप ये जान सकते थे कि कार्य का स्वरूप क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, तो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आप कर क्यों रहे थे? अगर आपके मस्तिष्क की दशा ये थी कि आप स्वरूप जानते थे, ठीक है, और जानते थे यह हानिकर है, तो या तो कोई जस्टिफिकेशन हो। दुनिया में जोखिम उठाए जाते हैं, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन जोखिम उठाने के लिए होना चाहिए, तभी तो आप उठाएंगे, अदरवाइज क्यों उठा रहे थे? और आपने उठाया और बाई चांस वो विधि के प्रतिकूल निकल आए, तो आपको क्यों छोड़ा जाए? ठीक है, आपको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक चीज और खूब समझ लें, आप कार्य का स्वरूप नहीं जानते थे, कार्य का स्वरूप नहीं जानते थे, ये कार्य की प्रकृति को नहीं जानते थे, किंतु उसका दोषपूर्ण होना जानते थे या उसका विधि के प्रतिकूल होना जानते थे, तो भी आप आपराधिक दायित्व से बच नहीं सकेंगे। यानी कार्य की प्रकृति, इसको जानना या न जानना, ठीक है, ये उतने महत्व की बात नहीं है जितने महत्व की बात यह है कि कार्य का दोषपूर्ण होना या प्रतिकूल, विधि के प्रतिकूल होना आप जानते थे या नहीं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो फिर यह बात ज्यादा महत्व की है। अगर आपके मस्तिष्क की दशा यह है कि आपके मस्तिष्क ने विकृत चित्तता, इससे ठीक है इतना प्रभाव ग्रहण नहीं किया है कि आपका मस्तिष्क ये जानने में ही अक्षम हो जाए कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है इसकी प्रकृति या इसका स्वरूप क्या है, आप या तो यह नहीं जान सकते, या फिर उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना यह नहीं जान सकते। आप तीनों बातें नहीं जान सकते, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। तब तो सबसे अच्छी स्थिति है आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि आप आपराधिक दायित्व से मुक्ति चाहते हो ना, आप
आपने ये साबित कर दिया तीनों बातें हम नहीं जान सकते थे, ना हम ये जान सकते थे मेरे मस्तिष्क की दशा चित्त विकृति के कारण कार्य के किए जाने के समय ऐसी थी कि हम तीनों बातें नहीं जान सकते थे। न तो हम कार्य की प्रकृति को जान सकते थे, यानी न तो हम कार्य के स्वरूप को जान सकते थे, और न उसका दोषपूर्ण होना जान सकते थे, और न विधि के प्रतिकूल होना जान सकते थे। अब तो आप सबसे अच्छी स्थिति में आ गए। अब तो आपराधिक दायित्व हो ही नहीं सकता। आपने यह साबित कर दिया कि कार्य के किए जाने के समय हम कार्य के स्वरूप को नहीं जानते थे, लेकिन आप यह साबित करने में असफल हो गए कि आप कार्य का दोषपूर्ण होना और विधि के प्रतिकूल होना यह भी नहीं जानते थे। यह साबित करने में आप असफल हो गए। तो भले ही आप कार्य के स्वरूप को नहीं जानते थे, फिर भी आप आपराधिक दायित्व के से दायित्वाधीन किए जाएंगे, फिर भी आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी। भले ही आप कार्य के स्वरूप को नहीं जानते थे, लेकिन दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना ये जानते थे। ठीक है, आप कार्य के स्वरूप को जानते थे, ठीक है, उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना, ठीक है, ये नहीं जानते थे। ठीक है, और दुर्भाग्य आपका कि वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल निकल आया है। ठीक है, तो सजा होनी ही होनी, क्योंकि कार्य के स्वरूप को भी जानते हैं, और आपका दुर्भाग्य ये है कि दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल ये भी निकल आया। ठीक है, कार्य के स्वरूप को नहीं जानते हैं, लेकिन दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना जानते हैं, तो भी सजा होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बनिस्बत कार्य के नेचर को जानना। और तीनों बातें ना जाने तब तो सबसे अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर विधि के प्रतिकूल होना या दोषपूर्ण होना, इनमें से एक बात भी आपने जान ली, ये दोनों जान ली, तो आपको सजा तय है। कोई आपराधिक दायित्व से मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। चित्त विकृति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप या तो तीनों बातें जानने में असमर्थ हो जाएं, कब? काम के किए जाने के समय, और या फिर कम से कम उसका विधि के प्रतिकूल होना या दोषपूर्ण होना ये तो ना ही जाने। ठीक है, अगर आप काम के स्वरूप को जानते रहे लेकिन उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना नहीं जानते थे, और वाकई वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल नहीं है, कार्य का स्वरूप आप जानते हैं जिससे दूसरे को नुकसान होगा, तो इससे कार्य आपराधिक नहीं बनता। भले ही दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल ना तो आप जानते हो और ना वो है। ठीक है, आप नहीं जानते लेकिन है, तब बात दूसरी हो जाएगी। ठीक है, आप कार्य के स्वरूप को जानते हो, प्रकृति जानते हो, डॉक्टर जानता तो है भाई, डॉक्टर जानता तो है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं इससे दर्द होगा। ठीक है, तो जानता है वो, हालांकि उसके कार्य के प्रति आपकी सम्मति होती, इस आधार पर भी डॉक्टर आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं आता, वो बात अलग है। लेकिन यहां भी वो बात आएगी, वो अपने कार्य के स्वरूप को जानता है, तो जानबूझकर दोष, ठीक है, ऐसे काम को करना जिससे दूसरे को कष्ट होगा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 84 देखें क्या कहता है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृत चित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। या शब्द लगाकर उन्होंने तीनों बातें अलग की, कार्य की प्रकृति या यह जानने में असमर्थ है कि उसके द्वारा किया जा रहा कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। ठीक है, अगर इनमें से एक बात भी आपने जान ली, ठीक है, तो हो सकता है आप आपराधिक दायित्व के अधीन आ जाएं। आपकी चित्त विकृति ऐसी होनी चाहिए
कि आप ये तीनों बातें जानने में असमर्थ रहे, तब आप आपराधिक दायित्व से मुक्त होंगे। अब 2-3 सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या आप चित्त विकृत हैं? क्या आप विकृत चित्त हैं? क्या आप काम के किए जाने के समय विकृत चित्त थे? ठीक है, और क्या आपकी चित्त विकृति इस स्तर की थी कि उसके कारण यह माना जाए कि आप कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना जान सकने में असमर्थ हो गए थे? क्या चित्त विकृति इस लेवल की थी और आप अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते? तो फिर कैसे जाने कि आपकी चित्त विकृति इस लेवल की थी? क्योंकि चित्त विकृति ये आप में हो सकती है, लेकिन इस लेवल की ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चित्त विकृति आप में है, लेकिन इस श्रेणी की नहीं है। अगर आप प्राकृतिक रूप से विकृत चित्त हैं, तब तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये एविडेंस आ गया कि आप में नेचुरल चित्त विकृति है, यानी आप जड़ हैं, तब तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तब तो आपराधिक दायित्व से मुक्ति है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति की जो विकृत चित्तता है ये स्थायी तौर की होगी, अकारण होगी, और जब स्थायी तौर की होगी तो हर समय वो उसी दशा में रहेगा कि वो कार्य की प्रकृति, उसका दोषपूर्ण होना, विधि के प्रतिकूल होना कुछ भी जानेगा ही नहीं। समस्या तो बाकी के बारे में आएगी, क्योंकि आप कहेंगे मेरी उन्मत्तता स्थायी प्रकार की है, लेकिन हो सकता है स्थायी प्रकार की न हो, ठीक है, या स्थायी प्रकार की ही हो लेकिन फिर भी इस श्रेणी की ना हो कि आप ये तीनों बातें जानने में असमर्थ हो जाए। आप पागल को छेड़ो, पागल उठाकर आपके पत्थर मारता है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो इस लेवल का पागल नहीं है कि वो अपने कार्य की प्रकृति को नहीं जानता। ये हो सकता है वो कार्य का दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना न जानता हो, लेकिन ये जानता है कि हम अगर किसी के द्वारा परेशान किए जाएं तो उसे हमें चोट पहुंचानी चाहिए, ये जानता है वो, इसलिए पत्थर मारना है। इस पागल को डॉक्टर के मुताबिक पागल कहा जाएगा, लेकिन कानून के मुताबिक, 84 के सिद्धांतों के मुताबिक यह पागल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 84 के सिद्धांत कह रहे हैं कि अपने कार्य की प्रकृति, उसका दोषपूर्ण होना, उसका विधि के प्रतिकूल होना कुछ भी ना जानता हो। ठीक है, और मिनिमम उसका दोषपूर्ण होना या विधि के प्रतिकूल होना तो कतई ना जानता हो। ठीक है ना? तो अगर यह पागल खुद को छेड़ने पर ईंट चला रहा है, यह कैसे कहा जा सकता है? और ईंट चलाने के बाद अक्सर पागल भागता है। ठीक है, जिसे आप पागल कहते हो वो भागता भी है, इसका मतलब कार्य का दोषपूर्ण होना यह भी जानता है। ठीक है, जब दोषपूर्ण होना भी जान लिया आपने, कार्य की प्रकृति को भी जान ली, तो फिर आप विधिक दृष्टि से पागल नहीं हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है चिकित्सीय पागलपन और विधिक पागलपन, इसके बीच क्या फर्क है? तो विधिक पागलपन का संबंध स्वयं से है और चिकित्सीय पागलपन का संबंध दूसरों से है। आप दूसरों के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, आपसे अपेक्षित किया जाता है, आपसे अपेक्षा ये कि जब आप दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे तो आपका व्यवहार अनुपात के सिद्धांतों से शासित होगा, यह अपेक्षित है।
अगर कोई मुंह से आपको परेशान कर रहा है तो आप उसके सिर पर ईंट नहीं मारेंगे, यह अपेक्षित है। और जब आपका कार्य है दूसरों के प्रति समाज द्वारा जिस अनुपात में, ठीक है, व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है, जब आपका व्यवहार दूसरों के प्रति उस अनुपात के सिद्धांत के मुताबिक नहीं पाया जाता, तब यह कहा जाता है कि आप पागल हैं। ठीक है, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके भी आप पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मारकर भाग रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात का सिद्धांत यह कहता है उस पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर के मुताबिक पागल हैं लेकिन कानून के मुताबिक पागल नहीं है। ठीक है, विधिक पागलपन का संबंध स्वयं आपसे है, उसका दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप और आपका मस्तिष्क क्या इतना अक्षम हो गया है कि वो ये जानने में असमर्थ हो गया कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस काम का स्वरूप क्या है, उस काम की प्रकृति क्या है, वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानकारी आपको नहीं है। इसका मतलब आपके मस्तिष्क की जो संज्ञान करने की क्षमता है, विधिक पागलपन का संबंध उसी क्षमता से है। विधिक पागलपन का संबंध ये आपके कार्यों से नहीं है, क्योंकि आपके कार्य हमेशा दूसरों के प्रति होते हैं और विधिक पागलपन का संबंध हमेशा आपसे हो। ठीक है, अगर आपको कोई भ्रम हो रहा है, ठीक है, तो वो भ्रम किसी भी प्रकार का हो, आपका यह भ्रम आपको विधिक दृष्टिकोण से पागल की श्रेणी में खड़ा ही नहीं करेगा। आप ये जानते हैं कि हम जो कुछ करने वाले हैं ये दूसरे के प्रति हानिकर है, और आप ये भी जानते हैं कि वैसा किया जाना दोषपूर्ण है, या आप ये भी जानते हैं कि वैसा किया जाना विधि के प्रतिकूल है। तब तो आप दायित्व के अधीन हैं ही। लेकिन अगर आपको भ्रम हो रहा है, ठीक है, आपको भ्रम हो रहा है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं, और इस भ्रम के कारण आपको, ठीक है, लगता है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं ये एक न्यायोचित बात है, यद्यपि ये दोषपूर्ण है, यद्यपि ये दोषपूर्ण है, ठीक है, लेकिन ये न्यायोचित बात है। तो आपके दृष्टिकोण से वो भले ही न्यायोचित हो और आपको भले ही ये लगता हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, न्यायोचित है, लेकिन फिर भी आपका ये भ्रम आपको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे सकेगा और आप विधिक दायित्व के अधीन होंगे। आप देखें, ये सेक्शन 84 जिस निर्णय पर इनेक्ट किया गया भारतीय दंड संहिता में, वो निर्णय कौन सा है? मैकनॉटन इस मुकदमे में वो पारित हुआ था, और इसीलिए सेक्शन 84 में वर्णित सिद्धांत को मैकनॉटन नियम पर आधारित कहा जाता है। और मैकनॉटन ये सोचता क्या था? मैकनॉटन को भ्रम हो रहा था। मैकनॉटन ये मानता था कि उसकी समस्त परेशानियां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कारण हैं, और इसलिए उसे ऐसा लगता था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मार डालने का हक उसे है। आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति बहुत गलत आदमी है, इसलिए इसे खत्म ही हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल न्यायोचित है कि इसे मार डाला जाए, ये आपको लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि आप विकृत चित्त हैं, विकृत चित्त हैं।
आपको भ्रम हो रहा है संबंधित व्यक्ति की दशा और स्थिति इसके कारण से, और अपने भ्रम के कारण, अपने भ्रम के प्रभाव में आप ये मान रहे हैं कि उस व्यक्ति को मार डालने की परमिशन या उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की परमिशन हमें मिली हुई है, या मेरा कृत्य जस्टिफाइड है, जबकि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको तो भ्रम हो रहा है। ठीक है ना? और आप अपनी चित्त विकृति के कारण अपने इस भ्रम को निवारित करने में असमर्थ हो रहे हैं। जैसे मैकनॉटन को लग रहा है कि उसके जीवन में जो कुछ गलत है सब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया है, और जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं तुमसे, लेकिन अपनी चित्त विकृति के कारण वो ये समझने में असमर्थ है, और इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि हमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बदला लेने का नैतिक हक है, और उसने गोली चला दी, और गोली चलाने के बाद वो वहां से भागा। उसका ये कंडक्ट शो कर रहा है कि वो अपने कार्य के परिणाम को जानता है, दोषपूर्ण है उसका काम जो वो जानता है। ठीक है? तो ये आंशिक भ्रम उसकी चित्त विकृति को इस स्तर पर नहीं ले जाता कि उसे अपने द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए क्षमा कर दिया जाए, ऐसा मैकनॉटन के मुकदमे में निर्धारित हुआ था। और वो जो निर्धारण था उसी को धारा 84 आईपीसी में मान्यता दी गई, और कहा गया कि विधिक पागलपन का संबंध व्यक्ति से है। व्यक्ति जब इस बात को जानने में असमर्थ होने लगे अपनी चित्त विकृति के कारण कि उसके कार्य का स्वरूप क्या है, और वो ये भी जानने में असमर्थ हो जाए कि उसके द्वारा किया गया काम दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, ये कम से कम एक बात तो जानने में असमर्थ हो ही जाए कि उसका काम दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, भले ही अपने कार्य के स्वरूप को जानता रहे, क्योंकि दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, कम से कम इतना जरूर उसे जानने में असमर्थ होना चाहिए। यहां यह दिखाई देता है कि वो ये जानने में असमर्थ नहीं है। उसने गोली चलाई फिर भागा, और भागने का जो आचरण है ये तय कर रहा है कि कार्य के किए जाने के समय उसके मस्तिष्क की दशा चित्त विकृति के कारण इस स्तर पर नहीं आई थी कि वो कार्य की प्रकृति या कार्य का दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना न जानता रहा हो। वो अपने कार्य की प्रकृति को भी जानता था और उसका दोषपूर्ण होना यह भी जानता था, दोनों बातें थी, इसलिए दोष सिद्ध किया गया। तो चिकित्सीय पागलपन ये आपका व्यक्ति का जो व्यवहार दूसरों से है उससे संबंध रखता है, और विधिक पागलपन व्यक्ति की अपनी मानसिक दशा से संबंध रखता है। यही दोनों के बीच फर्क है, विधिक पागलपन और चिकित्सीय पागलपन, इसके बीच दोनों में अंतर यही आता है। और यह पागलपन कब होना चाहिए? कार्य के किए जाने के समय। अगर कार्य के किए जाने के समय यह मानसिक दशा नहीं है तो बाद में भले ही मस्तिष्क की यह दशा हो भी जाए तो भी आपको किसी प्रकार के आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा। अब कार्य के किए जाने के समय यह दशा थी या नहीं थी, इसे कैसे जाना जाए? तो इसे एविडेंस या साक्ष्य इससे जाना जाता है। कार्य के होने से पहले क्या परिस्थितियां थी, आपका कंडक्ट क्या था, कार्य के किए जाने के समय आपका कंडक्ट क्या था, और कार्य हो जाने के बाद आपका कंडक्ट क्या था, परिस्थितियां क्या थी, इन सारी बातों के आधार पर यह निर्णय किए जाते हैं कि चित्त विकृति और उसकी दशा कार्य के किए जाने के समय कैसी थी। अगर आपने बिना किसी कारण नृशंस हत्या की, नृशंस हत्या और कारण कोई नहीं,
केवल इतना, केवल इतना आपको चित्त विकृति के उस प्रकार पर नहीं ले जाता है जहां आप आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो जघन्य अपराध बिना किसी कारण के कर देते। ठीक है, ये एक कंसीडरेशन हो सकता है, ये एक कंसीडरेशन हो सकता है, ये एक कारक हो सकता है कि व्यक्ति ने जघन्य हत्या की है और बिना किसी कारण की है। तो ये एक बिंदु तो हो सकता है ये सोचने का कि पागल है, अन्यथा इतना जघन्य काम वो भी कोई अकारण क्यों कर देगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर देने के लिए अपर्याप्त है, ऐसा डिसाइड किया गया। ठीक है, हां, उसने बहुत जघन्य काम किया और अकारण किया, उसके बाद भागा भी नहीं, वहीं बैठा रहा। ठीक है, और जब पुलिस आई या अन्य लोग आए तो उसने बड़ी आसानी से बता दिया कि हमने इसे मार डाला। ठीक है, अब माना जा सकता है कि यह व्यक्ति अपनी चित्त विकृति की इस दशा में आ चुका था कि कार्य के किए जाने के समय यह अपने कार्य के स्वरूप यानी कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना नहीं जानता था। कार्य की प्रकृति ये नहीं जानता था कि एक मनुष्य की हत्या नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, आपकी किताबों में मुकदमा लिखा है, एक व्यक्ति ने अपने अबोध शिशु की इस प्रकार हत्या की कि शव को बिल्कुल उसने जिसे कहते हैं लुगदी बना देना, यह कर दिया। और जब पुलिस आई तो उसने ये बताया कि हमें स्वप्न में ये बताया गया कि ये एक राक्षस है जो हमारे घर में जन्मा है। तो मानवता की राक्षसों से रक्षा के लिए हमने इसकी ये दशा की। अब ये व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति को नहीं जानता, इसका आचरण ये शो कर रहा है कि ना तो ये कार्य की प्रकृति जानता है कि हम मनुष्य की हत्या कर रहे हैं, असुर की नहीं। ये अपनी समझ में असुर की हत्या कर रहा है, ये कार्य के स्वरूप को ही नहीं जानता और उसका दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना ये तो कतई नहीं जानता है। अगर जानता होता तो पुलिस को देख के भागता, कुछ तो करता, वहीं बैठा हुआ ना मिलता। तो कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना ये कार्य के किए जाने के समय अभियुक्त की जानकारी में नहीं होना चाहिए, और था या नहीं था इस विषय पर जो एविडेंस दिया जाएगा वो कार्य के होने के ठीक पहले का, कार्य के होने के बाद का। ठीक है, और कार्य के किए जाने के समय की परिस्थितियों का दिया जाएगा और उसके आधार पर यह तय होगा कि कार्य के किए जाने के समय उसके मस्तिष्क की क्या दशा थी। यह ठीक है कि अगर आप नशा करते हैं तो भी आपके सोचने समझने की शक्ति ये क्षीण हो जाती है। तो अगर आपने नशा किया और फिर कोई आपराधिक कृत्य किया तो आप आपराधिक दायित्व के अधीन होंगे, भले ही आपके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई हो। लेकिन जो लंबे समय तक नशेड़ी बना रहता है उसके मस्तिष्क को स्थायी क्षति ये भी पहुंचती है। जैसे इसमें किए देखो, कूड़े पर लेटे हैं जहां कोई नहीं लेट सकता, इतनी दुर्गंध है वहां, लेकिन वो लेटे हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क की दशा नशे के कारण इस हद तक प्रभावित हुई है कि अब वो परिस्थितियों का संज्ञान लेने में अक्षम हो गए। और अगर ऐसा है कि मस्तिष्क की ये दशा
भले ही स्वैच्छिक नशे के कारण हुई हो, लेकिन हो गई है, तो फिर व्यक्ति, ये जिसे नशे के कारण मानसिक रोग हो गए हैं, ये व्यक्ति भी चित्त विकृत माना जाएगा। और अगर ये देखा गया कि कार्य के किए जाने के समय स्वैच्छिक नशा ले रहा था, नशा स्वैच्छिक लेना और कोई काम कर देना यह अलग बात है, लेकिन स्वैच्छिक नशे के कारण मानसिक रोग हो जाना और फिर विकृत चित्तता की दशा में पहुंच जाना और फिर उस विकृत चित्तता की दशा में इस प्रकार का काम करना, जो कार्य का स्वरूप और कार्य की प्रकृति और कार्य का दोषपूर्ण होना आदि आदि बातें जानने में आपको अक्षम बना देना, ये बिल्कुल अलग बात है। और अगर ऐसा है तो भले ही व्यक्ति नशेड़ी रहा हो, फिर भी उसे आपराधिक दायित्व से मुक्ति दी जाएगी। यानी चित्त विकृति किसी कारण हो, किसी कारण हो, नशे कारण है, प्राकृतिक कारणों से है, इमोशनल सेटबैक से है, किसी कारण से, बस ऐसी होनी चाहिए कि आप ये जानने में असमर्थ हो जाए कब कार्य के किए जाने के समय। अब एक सीधी बात है, आपके प्री में यह भी पूछ दिया जाता है कि 105 एविडेंस एक्ट यह कहती है कि अगर आपने किसी भी जनरल एक्सेप्शन का तर्क ले लिया तो वो आपको ही साबित करना होगा। लेकिन धारा 6 ये भी है एविडेंस एक्ट में, वो सॉरी आईपीसी में, और संबंधी धारा बीएनएस उसमें भी है कि अगर दिए गए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कृत्य साधारण अपवादों के अधीन आ रहा है, तो चूंकि दंड की प्रत्येक परिभाषा ये साधारण अपवादों के अधीन होकर पढ़ी जाएगी, इसलिए आपको साक्ष्य से दर्शित परिस्थितियों का लाभ दिया जाएगा। तो माना यह गया है कि एक जो ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, क्योंकि जो ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है वो ना तो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में है और ना अभियुक्त के खिलाफ है, उसका काम इन्वेस्टिगेशन है। तो अगर उसे यह साक्ष्य मिल रहा है कि अभियुक्त की विकृत चित्तता ये दशा रहती थी, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो उस एविडेंस को कलेक्ट करे और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे। अगर उस एविडेंस से भी यह दर्शित हुआ कि वो विकृत चित्त रहा है या कार्य के किए जाने के समय विकृत चित्त था, ठीक है, तो उसे धारा 6 के मुताबिक इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन मानिए इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने कलेक्ट नहीं किया और आपने विकृत चित्तता का तर्क ले लिया, अब आपको साबित करना है 105 एविडेंस एक्ट के मुताबिक पुराने वाले। तो अब सवाल यह उठता है कि आप जो साबित करेंगे एज ए अक्यूज, तो आप पर सबूत का भार ये किस श्रेणी का होगा। जैसे प्रोसिक्यूशन पर जो भार होता है दांडिक मामलों में, वो क्या होता है, युक्ति युक्त संदेहों के परे वो अभियुक्त के दोष को साबित करे। यदि ऐसा नहीं होता तो अभियुक्त दोष मुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर अभियुक्त ने एक 105 में पागलपन के तर्क का या पागलपन का अभिवचन ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो उसे पागलपन किस सीमा तक साबित करना पड़ेगा। यानी क्या उसे युक्त युक्त संदेहों के परे ये साबित करना होगा कि वो कार्य के किए जाने के समय विकृत चित्त था, तभी उसे आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलेगी, या अगर वो सिर्फ इतना साबित कर दे कि कार्य के किए जाने के समय उसकी मानसिक दशा से यह संभाव्य दिखता है, यह संभाव्य दिखता है कि वो कार्य की प्रकृति या कार्य का दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना न जानता रहा हो सकता है, तो उसे इस अपवाद का लाभ मिल जाएगा। क्या माना जाए,
तो ये कहा है कि अभियुक्त इसके ऊपर जो साक्ष्य का भार है वो अभियोजन के समान नहीं है। ठीक है, अगर ये इतना भी साक्ष्य देता है जिससे ये लगने लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अभियुक्त चित्त विकृति के कारण कार्य की प्रकृति आदि को जानने में असमर्थ हो गया हो, अगर वो ये सबूत दे देता है कि हो गया था, यानी युक्त युक्त संदेहों के परे सबूत ले आता है, तब तो सबसे ही अच्छा है, तब तो सबसे ही बढ़िया है। लेकिन अगर युक्त युक्त संदेहों के परे न भी दे सके, सिर्फ इतना दे दे कि ये हो सकता है कि न जानता रहा हो, तो भी उसे दोषमुक्त किया जाएगा, क्योंकि फिर प्रोसिक्यूशन युक्त युक्त संदेहों के परे अपना मामला साबित कर पाया है, ये कहा ही नहीं जा सकता। भाई उसने इतना साक्ष्य तो दे दिया कि लगता है कि हो भी सकता है कि वो पागल रहा हो। इसका मतलब ये हो गया कि अब प्रोसिक्यूशन का मामला युक्त युक्त संदेहों के परे साबित नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ही निकला। और एक मामले में यह साबित किया गया कि व्यक्ति की अरेस्टिंग 11 दिन पहले हुई और चिकित्सीय परीक्षण उसका पागलपन के संबंध में 11 दिन बाद कराया गया और 11 दिन बाद वो पागल निकला। अब यह हो सकता है कि जिस समय उसने काम किया हो उस समय ठीक हो, क्योंकि 11 दिन में तो कराया ही नहीं, लेकिन 11वें दिन तो वो पागल निकला, तो उसके इस तर्क में भी दम हो सकता है कि 11 दिन पहले भी वो पागल था। ठीक है ना। तो आईओ यानी प्रोसिक्यूशन अगर अपने मामले को युक्त युक्त संदेहों के परे साबित करना चाहता था तो तुरंत उसे चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिए था अरेस्टिंग के बाद। नहीं कराया तो इसका नुकसान आपको होगा और अभियुक्त का मामला, ठीक है, साबित माना जाएगा। यह माना जाएगा कि उसने अपने डिफेंस को साबित कर दिया, क्योंकि उसने जो साक्ष्य दिया है उससे यह संभाव्य दिखता है कि हो सकता है 11 दिन पहले भी वो पागल रहा हो और उसे दोषमुक्त किया जाएगा। यानी अभियुक्त पर जो अपने पक्ष में साबित करने का भार होता है अपने डिफेंस को, वो प्रोसिक्यूशन के समान नहीं होता। ठीक है ना। तो ये पागलपन की प्रतिरक्षा है जो सेक्शन 84 में या धारा 22 बीएनएस में दी गई है। ठीक है, इस आधार पर अगर ये चीजें साबित होंगी तो ही आपको आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तभी आपका कार्य अपराध नहीं है ये माना जाएगा। शेष बात कल करेंगे। कल क्या, कल तो ठीक है रक्षाबंधन है, आगे देखेंगे।